गुड मॉर्निंग। राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया था हम लोग की पिछली क्लास में। अब हम लोग बात करते हैं उपराष्ट्रपति की वाइस प्रेसिडेंट की। वॉइस आ रही है? तो उपराष्ट्रपति के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या प्रावधान आपके रखे गए। बात करते हैं अनुच्छेद 63 से लेकर के जहां तक डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें मेन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हम लोग देखते हैं 63। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा और यह यूएस के संविधान से, आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आपका यूएस के संविधान से है। क्लियर है? आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 आपसे ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको हमने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति का ऑफिस है वो एक्चुअल में एक दूसरे नंबर का माना जाता है, जैसे राष्ट्रपति के बाद अगर राष्ट्रपति अब्सेंट है या कहीं कुछ दिक्कत है, बीमारी हो गई है या कुछ इलाज के लिए गए हुए हैं, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति उनके ऑफिस को संभालता है। लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को सैलरी राज्यसभा के सभापति की वजह से मिलती है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलती, राज्यसभा के सभापति होने के लिए मिलती है। उपराष्ट्रपति को सैलरी राज्यसभा के पदेन सभापति होने के लिए मिलता है। आज के डेट में अगर देखें तो उपराष्ट्रपति की सैलरी जो लगभग 4 लाख रुपए है और ये किससे दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड, जिसको संचित निधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संचित निधि से जिनको भी पैसा दिया जाता है उनकी सैलरी में कटौती नहीं होती। जिनको जिनको संचित निधि से दिया जाता है उनके सैलरी में कटौती नहीं की जाती है। तो राष्ट्रपति के ये सब जो चीजें हैं वो आपके आर्टिकल 64 में डिफाइन है। 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का कार्यभार नहीं संभालते। क्या समझ में आया? आर्टिकल 65 में क्या बताया गया कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, उस समय के लिए वो नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, मृत्यु हो गई है, त्यागपत्र दे दिया है, बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम है, नहीं संभाल पा रहे, तो इस दौरान जो उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा वो उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन जब वो राष्ट्रपति का काम देख रहे होंगे तो राज्यसभा का काम नहीं देखेंगे। राज्यसभा का काम फिर वो डिप्टी चेयरमैन देखेगा जो राज्यसभा का होगा। जब ये राष्ट्रपति के पद की चीजें संभाल रहे होते हैं तो इनको सैलरी फिर राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग मिलती है, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रपति का काम कर रहे होते हैं, राज्यपाल के सभापति का काम नहीं कर रहे होते। तो ये बातें हमारे 65 में। तो हम लोगों ने देखा कि 63, 64, 65, 63 में हमें बस इतना बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। 64 में ये कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है वो एक्चुअल में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जो सैलरी मिलती है वो उसे राज्यसभा के पद के लिए मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए। 66 हमें ये 65 हमें ये समझा रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, किसी भी रीजन से त्यागपत्र दे चुके हों, उनको हटाया जा चुका हो या फिर वो मृत्यु हो गई हो या बीमारी की वजह से कामकाज नहीं संभाल पा रहा, तो इस दौरान जो राष्ट्रपति की कार्यवाही है वो सब
उपराष्ट्रपति देखेंगे। और जब ये उपराष्ट्रपति देख रहे होते हैं तो राज्यसभा का कार्यभार नहीं संभालते, उस समय राज्यसभा का कार्यभार डिप्टी चेयरमैन संभालता है, जो राज्यसभा का होता है। इस दौरान जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं वो सब कुछ उपराष्ट्रपति को प्राप्त रहती हैं, और जो सैलरी मिलेगी वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग इस दौरान मिलेगी जब वो पद पे रहेंगे। 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसमें बहुत ज्यादा कोई इधर उधर के चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब इसमें कैसे समझोगे आप, इसको नॉर्मल तरीके से ऐसे समझ लो कि वही इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति के लिए बन रहा था, बट अंतर है। पता है क्या अंतर है? राष्ट्रपति वाले में एमपी और एमएलए दोनों भाग ले रहे थे, विधायक और सांसद। उपराष्ट्रपति में विधायक भाग नहीं लेते, एमएलए नहीं जाते, केवल एमपी भाग लेते, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा पॉइंट, ये सभी सदस्य होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। जबकि आपने देखा था कि राष्ट्रपति वाले में मनोनीत सदस्य नहीं होते, उपराष्ट्रपति वाले में सभी सदस्य होते हैं। बट ध्यान रखना, केवल एमपी होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है। विधान परिषद तो वैसे भी नहीं लेती। पदेन का मतलब होता है कि उनका पद है, वो उस पद को वो संभाल रहे हैं। प्रणाली वही है जैसे राष्ट्रपति का है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, वही बैलेट पेपर, सीक्रेट बैलेट पेपर जैसे उनका होता है, सारी सब चीजें हैं। बस यहाँ पे थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। इनको जो प्रस्तावक चाहिए वो 20, अप्रूवल भी 20, जबकि राष्ट्रपति के लिए कितने थे? 50 और 50। राष्ट्रपति के केस में हमने देखा था जो सिग्नेचर चाहिए होते हैं, प्रस्तावक चाहिए होते हैं, वो आपके 50, और जो उनका अनुमोदन करते हैं वो भी 50। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ये 20 और 20 है, प्रपोज्ड भी और अप्रूव भी। जो भी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा 15,000 जमानत राशि जमा करेगा, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए क्या था? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए थी। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए। माइन्यूट से डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो कंडीशन है वो लगभग वही है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। तो ये कंडीशन तो उनके लिए भी थी और इनके लिए भी थी, तो थोड़ा सा चेंज है दोनों में बस। राज्यसभा के विधानसभा और विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते, ध्यान रखना है। फिर बात आती है आर्टिकल 67 की। 66 के बाद आर्टिकल 67 क्या कहता है? कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्य, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। ये कार्यकाल उसका भी था, राष्ट्रपति का भी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के अगर उसमें देखोगे तो उनका 4 साल का होता है, हमसे 1 साल कम होता है, हमारा 5 साल का होता है। लेकिन अब ये कंडीशन होती है कि क्या उपराष्ट्रपति पूरा 5 साल संभालेगा? नहीं, कभी भी त्यागपत्र दे सकता है अपनी स्वेच्छा से, और उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो आर्टिकल 67 में ये सब चीजें डिफाइन है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाना होगा। लोकसभा में प्रस्ताव लाकर के आप इनको नहीं हटाते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाना होता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता था। आप किसी भी सदन से शुरू कर सकते थे राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए आपको राज्यसभा से शुरू करना होता है। राज्यसभा जब पास कर देती है उसके बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा पास करेगी उसे। तो इनको हटाने के लिए राज्यसभा में ही संकल्प प्रस्ताव पारित करना होता है, और एक साधारण बहुमत। राष्ट्रपति को साधारण से नहीं हटा सकते, महाभियोग प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। यहाँ नहीं, इनको आप महाभियोग की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से हटा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जब भी आप राज्यसभा में प्रस्ताव लाने होंगे कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाया कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो इससे 14 दिन पहले
आपको उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ प्रस्ताव राज्यसभा में ला रहे हैं 14 डेज बिफोर। उसके बाद आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन होता है, क्या 5 साल पूरा होने के बाद भी उपराष्ट्रपति अपने पद पे बैठे रह सकते हैं? बिल्कुल, ये तब तक बैठे रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता। तो अगर उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है तो आगे कार्यभार संभाल सकते हैं। दूसरा, जिस तरह से राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते थे, रीइलेक्टेड हो सकता था पर्सन, उपराष्ट्रपति भी हो सकते हैं। इनके लिए भी कोई वैसा प्रावधान नहीं है। अगर ये चाहें एक बार बन चुके हैं तो दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। ये सारी बातें आर्टिकल 67 में हो रही हैं, 67 में। सच्चिदानंद कह रहे हैं महाभियोग लगा सकते हैं कि नहीं, जरूरत क्या है महाभियोग की? जब बता ही दिया कि महाभियोग की जरूरत ही नहीं है, जब साधारण बहुमत से ही पास हो जाता है, तो महाभियोग की क्या जरूरत है? महाभियोग सब पर नहीं लाया जाता। जिनके ऊपर महाभियोग लगता है उनका पद बहुत पावरफुल होता है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, जो चीफ जस्टिस वगैरह हैं और जो जज हैं, कैग, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, बिना महाभियोग के नहीं हटा पाएंगे इन लोग को। इन लोग के पद बहुत पावरफुल पद होते हैं। तो महाभियोग जिस पे लगाया जाता है वो साधारण आदमी नहीं होगा, बहुत अच्छी पोस्ट होगी, बहुत ताकतवर पद होगा वो। तो उपराष्ट्रपति के लिए अगर हम देखें तो हमें महाभियोग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आपका नॉर्मल मेथड से भी किया जा सकता है। ठीक है। 68 में क्या बात की गई है? उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा। कहने का मतलब ये है जितना जल्दी से जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। मान लो राष्ट्रपति की कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे, मतलब जो राष्ट्रपति थे, वो उनकी मृत्यु हो गई है और खाली हो गई है सीट, उपराष्ट्रपति उस पर बैठेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर समय दिया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर होता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि कितने समय। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो पद आप फिल कर दीजिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति वाला। तो कैग की बात करेंगे हम, कौन हटा सकता है? बिल्कुल राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन उसके लिए भी प्रक्रियाएं हैं, कुछ देखना पड़ेगा। सीधे नहीं कर पाएंगे वो, पहले प्रक्रिया चलती है, उसके बाद। जिनके साथ महाभियोग की प्रोसेस लगी है उनको महाभियोग से ही हटा पाएंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा 68 में है। 69 में क्या है? शपथ है, ओथ। उपराष्ट्रपति शपथ जो लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के पद को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, या राष्ट्रपति अगर नहीं है तो राष्ट्रपति एक्चुअल में किसी को नियुक्त कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, कि उनके बिहाफ पर वो शपथ दिला सकते हैं। दोनों चीजें। कुछ समय पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन 1997 में एक संशोधन हुआ और उसके तहत उपराष्ट्रपति के अगर वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद उनको पेंशन की सुविधा कर दी गई 1997 के बाद। ये एक प्रावधान है, आपको ध्यान रखना है। तो 59 जो है हमारा, 69 जो है हमारा, 69 जो हमारा है वो शपथ या प्रतिज्ञान से रिलेटेड है। 70, मान लो कोई और सिचुएशन हो जाती है, सडनली कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जैसे विदेश यात्रा पे चले गए राष्ट्रपति कुछ समय के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, अब उस दौरान क्या होगा? तो कार्यभार तो संभालना पड़ेगा ना। तो कोई भी ऐसी अकस्मात अगर चीजें हो गई हैं तो भी उपराष्ट्रपति उनके पद को संभाल सकते हैं। ये भी कुछ चीजें हैं। 71, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी के भी निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चुनाव से हो, या उपराष्ट्रपति के चुनाव से हो, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ही इसको देखती है। राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ चीजें हैं। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है वो, ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है वो, दोनों में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। राष्ट्रपति के लिए आपको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का। दोनों की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जो निर्वाचक मंडल है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें एमपी और एमएलए दोनों भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचित
जबकि राज्यसभा के जो निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ एमएलए भाग नहीं लेते, तो एमएलए यहाँ भाग नहीं लेते। क्लियर? तो इनके उसमें एमएलए भाग नहीं लेते, केवल एमपी लेते हैं। यहाँ पर दोनों लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत होता है। महाभियोग प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, एक साधारण बहुमत से ये चीजें की जा सकती हैं। होता क्या है, बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है। राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, टोटल संख्या और जितने खाली होंगे, जिस सीट पर राज्यसभा नहीं के सदस्य नहीं बैठे होंगे, मतलब टोटल सीट देख लो राज्यसभा में कितनी है, और जो खाली है उसको माइनस कर दो, 2 से भाग दे दो, 1 ऐड कर दो। कहने का मतलब कि जो टोटल है, टोटल सीट्स माइनस वैकेंट सीट, तो टोटल सीट जो होती हैं कि जो राज्यसभा में है वो, और वैकेंट सीट जो खाली होती है उसको माइनस करिए, 2 से भाग दे दीजिए, जो बचे +1 कर दीजिए। हो गई प्रक्रिया राष्ट्रपति को, अरे उपराष्ट्रपति को हटाने की। एक नॉर्मल सा होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी कह सकते हैं इसे, इफेक्टिव मेजोरिटी से। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है टोटल सीट राज्यसभा में माइनस वैकेंट डिवाइड बाई 2 +1। तो राज्यसभा के लिए जितनी सीटें निर्धारित हैं वो टोटल सीट, और जितनी खाली हैं जो भरी नहीं गई हैं उसको माइनस करिए, 2 से भाग दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए। जो भी मेजोरिटी आएगी उससे हिसाब से आपको उपराष्ट्रपति को हटा देना है। नॉर्मल सा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति के लिए है वो ये चीजें आपके लिए डिफाइन है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात कर ली 63 से लेके 70 जो एक्चुअल में उपराष्ट्रपति के लिए है। जो 71 है वो एक्चुअल में दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि 71 में क्या बात हुई है, 71 में ये बात हुई है कि अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो वो विवाद सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। क्लियर एवरीवन? हेलो, क्वेश्चन पूछा जाए? उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किस आर्टिकल में है? (63) ओके। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस आर्टिकल में है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस आर्टिकल में? 64। उपराष्ट्रपति को सैलरी उपराष्ट्रपति पद के लिए या राज्यसभा के पद के लिए? ये कौन 65 बता रहा है भाई? बेवकूफी हो क्या तुम लोग एकदम, हैं? जब साफ साफ तुम्हें 64 बता दिया है कि राज्यसभा का जो पद संभालता है वो 64 में है। उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति होता है। तो राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है, उसे राज्यसभा का सभापति होने की वजह से मिलता है। क्लियर है? अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं और उनकी जगह कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो काम करते हैं वो किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? देखो, एक बता रहा है आर्टिकल 70 भी बता रहा है। आर्टिकल 70 कुछ कंडीशन में है, मेन पॉइंट्स आपके 65 में ही सब डिफाइन है। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो किस फंड से मिलती है? राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो किस फंड से मिलती है? संचित। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो किस आर्टिकल में डिस्क्राइब है?
66। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताइए, कौन से सदस्य भाग लेते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MLA नहीं लेते, केवल MP लेते हैं बस। MLA पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली MLA की जगह MP। MLA को हटा दीजिए, जितने MP हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो MP होते हैं वो निर्वाचित होते हैं या मनोनीत? दोनों। ठीक है, वेरी गुड। कितने प्रस्तावक चाहिए और कितने सेकेंडर चाहिए अप्रूवल? राष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए? जो उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ है उम्मीदवार, उसके पास जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने की या राज्यसभा के सदस्य बनने की? उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो खड़ा हुआ है उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने की या राज्यसभा? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? $67। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में या राज्यसभा में? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो सके। कौन से आर्टिकल में? उपराष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, कोई अपोज होता है, किस आर्टिकल के तहत ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा? क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत है? उपराष्ट्रपति कंप्लीट, वाइस प्रेसिडेंट ओवर। आर्टिकल 63 टू 70, जिसमें 71 आपको देखते हैं। समझ में आया सबको? 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो 71 में बात हो गई है उसकी। चलिए आगे देखते हैं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कार्यपालिका में होता है नहीं होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल और PM और उसकी कैबिनेट। PM और उसकी कैबिनेट। देखो नाम भी लिख दिया है। सौरभ कह रहा है के वेणुगोपाल है। कह रहा है अटॉर्नी जनरल जो अपने के वेणुगोपाल है। अच्छा, वेरी गुड। गलत तो नहीं लिख दिए हो? क्यों सौरभ? देखिए महान न्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 इसके बारे में है। जब राष्ट्रपति के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ सही है, जो कैग वाले हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, और ये अटॉर्नी जनरल है। तो महान्यायवादी जो है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 इनके बारे में बताता है। 75 वाला जो आपने देखा था तो वो राष्ट्रपति से हमने आपको बताया था कि जो नियुक्ति होती है 75 के तहत PM और उसकी कैबिनेट की थी।
76 में हम लोगों को महान्यायवादी के बारे में बताया गया है कि जो कि कार्यपालिका का ही एक पार्ट है। भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी, लॉ ऑफिसर। अगर भारत सरकार की बात करें केंद्र में संघ के रिस्पेक्ट में, तो सबसे बड़ा अधिकारी आपका कानून से रिलेटेड जो है वो ये होता है, लॉ ऑफिसर। इसमें मदद करेगा, कानूनी सलाह देगा, कानून से रिलेटेड जो भी उसको प्रॉब्लम होती है सरकार को, तो वो इनसे मदद मांगता है, ये सलाह देता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन ये मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है, ना भी ले तो कोई बात नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि मंत्रिपरिषद की वो सलाह ले। क्या कोई टर्म डिफाइन है महान्यायवादी के लिए? नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनके ऊपर निर्भर है कब तक वो रखना चाहते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको कभी भी हटा सकते हैं, तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि कितना साल रहेंगे या समथिंग है। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक उनका प्रसाद उनके ऊपर बना रहेगा, जब तक वो उनको प्रसाद देते रहेंगे तब तक होता रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें होती है। तो ये सबसे बड़ा अधिकारी है। आगे हम देखेंगे कोई और भी है, दूसरे नंबर का अधिकारी कोई और आएगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में बात हो रही है, और ये सबसे बड़ा कानून का अधिकारी माना जाता है। नियुक्त होने के लिए योग्यताएं क्या हैं? ये सेम वही योग्यताएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, वो योग्यताएं अटॉर्नी जनरल के लिए भी फॉलो की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता है वो सब इसके ऊपर अप्लाई होती है। 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए कोई बहुत बड़े टफ वो नहीं है, बस ये है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो वो, और क्योंकि इतना बड़ा पद अगर वो संभाल रहा है तो कम से कम कहीं ना कहीं किसी हाई कोर्ट में जो है वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल बिताया हो उसने न्यायाधीश के रूप में, और वकालत करते भी उसको करीब 10 साल हो चुके हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो महान्यायवादी है, जो संघीय कार्यपालिका का सदस्य है, संघीय कार्यपालिका का सदस्य है, वो पहला सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है जो सलाह देता है सरकार को। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, और ये इसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं अपने पद पर। योग्यताएं वही है बनने की जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की है। चलिए, पावर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी बनने की जो बन गया है उसकी पावर क्या है, बड़े ध्यान समझिएगा। 3 आर्टिकल में ये चीजें डिफाइन कर दी गई हैं। एक आर्टिकल इससे रिलेटेड है 76, आर्टिकल 76 का ही तीसरा उपबंध। 76 में ही कुछ उपबंध है, जैसे 76(1) लिखा जाता है, 76(2) लिखा जाता है, उस तरह से। तो 76 में एक थर्ड उपबंध है जिसमें वो कहा जा रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। ये कहीं भी उपस्थित हो सकता है, किसी भी न्यायालय में जहां भी कार्रवाई चल रही होगी और ये वहां पर जा सकते हैं, वहां ये बैठ सकते हैं, ऑडियंस की तरह बैठ सकते हैं। तो इस तरह से ये किसी भी जो भी न्यायालय है उसमें सब में ये पहुंच सकते हैं। ठीक है, भारत के अंदर होना चाहिए। तो आर्टिकल 76 ये कहता है महान्यायवादी के लिए। आर्टिकल 88, संसद के किसी भी सदन, किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों को मिलाकर के एक ही बैठक, संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है कि कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है। कहीं भी जा सकते हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, अगर संयुक्त बैठक हो रही है तो उसमें भी, और किसी भी समिति के अगर ये मेंबर है तो ये उसमें भी शामिल हो सकते हैं। बट ध्यान रखेंगे, संसद के किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकते। तो संसद में वोट करने का अधिकार नहीं है। जैसे वोटिंग होती है राज्यसभा में, लोकसभा में मेंबरों के द्वारा, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते सदन के अंदर। लेकिन हाँ, उपस्थित हो सकते हैं, बोलने का भी अधिकार है, ये सारे अधिकार इनको मिले हुए। बस केवल संसद में अपने वोट का प्रयोग नहीं करेंगे वो। जब कोई मामला आता है तो इसमें वोटिंग मांगी जाती है ना, कितने लोग पक्ष में, कितने विपक्ष में, तो ये चीजें ये नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिकल 88 हमें ये बताता है कि हर जगह उपस्थित होने का तो है लेकिन वोट का नहीं है। अनुच्छेद 105,
महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी विशेषाधिकार और प्राप्त होते हैं। इनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक एमपी को मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी सुविधाएं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलेंगी, सांसदों को, वो सारी सुविधाएं और विशेषाधिकार महान्यायवादी को मिलती है। आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 63, 88 और 105। 63 में ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकते हैं। 73 कह रहे हैं, 63, 76, 76। तो 76 आर्टिकल कहता है कि वो किसी भी, जो भी न्यायालय हमारे भारत राज्य के अंदर है, क्षेत्र के अंदर है, उसमें सुनवाई कर सकते हैं जाकर। 88 सदन में उपस्थित हो सकते हैं, बोल सकते हैं, बट संसद में वोट नहीं करेंगे। 105 इनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक एमपी को मिलती है। भारत में 3 अधिकारी को विधि अधिकारी माना जाता है। ये लॉ ऑफिसर 3, जिनको लॉ ऑफिसर के रूप में हम लोग देखते हैं अपने देश के। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा, भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा, भारत के अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, सैलरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी सैलरी। तो यहां से हम लोग देखते हैं 3 अधिकारी हैं, विधि अधिकारी आपके जो 3 हैं। अब ये सबसे ऊपर जो होता है वो महान्यायवादी है, ठीक है ना। सबसे ऊपर जो होता है वो महान्यायवादी है। जो सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है, महाधिवक्ता, वो इनकी हेल्प के लिए बनाया जाता है। तो भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य महान्यायवादी की सहायता करना है, महान्यायवादी की सहायता करना। देखिए, 2 अंतर, एक संवैधानिक पद बोला जाता है, एक वैधानिक पद बोला जाता है। इसको स्टेट्यूटरी कहते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं उनका संविधान में उल्लेख है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं उनका संविधान में उल्लेख है, उसे संवैधानिक पद कहते हैं। जो वैधानिक होते हैं, स्टेट्यूटरी, उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। ये उनकी हेल्प के लिए बनाया गया होगा इस तरह से। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है, इनका हमारे संविधान में उल्लेख किया गया, इसलिए वो संवैधानिक पद बोला जाता है। और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, वो कुछ हेल्प वगैरह के लिए वो पद सृजित किए जाते हैं, उन्हें वैधानिक पद कहा जाता है, यानी कि स्टेट्यूटरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान में जो एक्चुअल पद हमें डिफाइन है वो महान्यायवादी का डिफाइन है, आर्टिकल 76। लेकिन इनकी सहायता के लिए ये लोग बनाए गए हैं। जैसे अब इतना बड़ा अधिकारी है तो अकेले तो काम नहीं करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि छोटा मोटा आदमी तो है नहीं वो। तो महान्यायवादी की हेल्प के लिए महाधिवक्ता रखे गए और महाधिवक्ता की हेल्प के लिए अपर महाधिवक्ता है। तो महान्यायवादी को हेल्प ये करते हैं और इनको हेल्प ये करते हैं, इस तरह से। लेकिन जो संवैधानिक पद है वो कौन सा है? केवल अटॉर्नी जनरल का है। तो 3 विधिक अधिकारी जो माने जाते हैं हमारे देश में, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, दूसरे हमारे माने जाते हैं सॉलिसिटर और तीसरे माने जाते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने स्टूडेंट ये देख लिया कि जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संघीय कार्यपालिका के एक हम लोगों ने पॉइंट देखा इनके लिए। कौन से आर्टिकल में बात हुई है? 76 में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो सलाह देगा भारत सरकार को। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल इनका कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहने हैं। योग्यताएं वही होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। 10 साल की वकालत, 5 साल हाई कोर्ट में न्यायाधीश, भारत के नागरिक। पावर आपके 3 से पता चल जाएंगे, 76, 88 और 105। 76 का जो तीसरा उपबंध है वो कहता है कि किसी भी न्यायालय में जाकर के सुनवाई का इनको अधिकार है। 88 कहता है कि जो भी हमारे पास सदन है उनकी बैठकों में ये भाग ले सकते हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं करेंगे। तीसरा कहते हैं कि एमपी को जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं महान्यायवादी को मिलेंगी। तो इस तरह से तीनों आर्टिकल हमारे डिफाइन होते हैं। हमारे संविधान में जो उल्लेख है वो महान्यायवादी के पद का उल्लेख है, लेकिन उसकी सहायता के लिए हमारा दूसरा पद एक देखने को मिलता है, महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता की सहायता के लिए हमें देखने को मिलता है अपर महाधिवक्ता। इस तरह से हम लोगों ने देखा
महान्यायवादी को। इधर तो ये जो संघीय कार्यपालिका की हमने बात की थी आपसे पीछे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी, तो यह भी एग्जीक्यूटिव चल रहा था। अब बचे हैं प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। इनको कंप्लीट करते ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कार्यपालिका। फिर हमारा आएगा विधायिका और न्यायपालिका में आपका वो आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, ठीक है। लेजिस्लेटिव में संसद आ जाएगी। तो अब हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो अभी प्रधानमंत्री वाला डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग संसद और ये सब देखेंगे। तो अब हमारी जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, उसमें केवल हमारे प्रधानमंत्री कैबिनेट वाले पॉइंट बचा है। लेकिन हम पहले थोड़ा सा पॉइंट आपको एक पहले ये समझा देते हैं। प्रधानमंत्री वाला हम क्लियर कर देंगे, लेकिन पहले आप कुछ पॉइंट्स कैग के लिए समझ लीजिए। पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रधानमंत्री के कैबिनेट वाला पढ़ लेंगे। तो कैग के बारे में जो डिफाइन किया गया वो 148 से 151 के बीच किया गया। आर्टिकल 148, 149, 150 और 151, 4 आर्टिकल जो है वो हमारे कैग से हैं। देखते हैं क्या है ये। तो कैग की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो कैग का पूरा फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, है ना, ये सबको मालूम है। क्या होती है फुल फॉर्म? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक दो बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। बोलो, कंप्यूटर नहीं बोलना है। हाँ, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑडिटर उसे कहते हैं जो एक्चुअल में अकाउंट वगैरह का ऑडिट करता है। वो ये देखता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया आपने पैसे वैसे खर्च करने के चक्कर में। तो कैग एक बहुत पावरफुल पद है, कैग बहुत पावरफुल पद है। और जो भी, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, जो भी ये लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा देखना, ये इन पैसों का क्या उपयोग कर रहे हैं, उनके अकाउंट की जांच करना, ये सब काम कैग के पास होता है। जैसे सपोज करो कि राज्य ने कोई धनराशि मंगाई और केंद्र की तरफ से 2000 करोड़ दे दिया गया। अब 2000 करोड़ किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, तो अब राज्य उसको कैसे खर्च कर रहा है और कहां कहां उसने लगाया है, तो जब ऑडिट करेगी कैग तो पूरी जानकारी निकाल लेंगे। आपको बता दें, एक एक रुपए का हिसाब कैग रखती है। ये इतना पावरफुल पद है। और एक अगर आप कुछ भी करते हैं, ये कहीं से भी जानकारी निकाल लेगी कैग। इसलिए एक ऐसी संस्था है जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि कैग जो रिपोर्ट बनाती है अपनी, वो इस तरह की उसकी मशीनरी है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक वो पता कर लेगी कि क्या है। इसीलिए इसको कागजी शेर, कागज का शेर कहते हैं, मतलब एक पावरफुल। डॉक्यूमेंट के मामले में ये इतना तगड़ा होता है। जब कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह हुए थे दिल्ली में और वो सब, जो बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें कैग आती है सामने। भ्रष्टाचार जब सामने आया था तो आपने देखा होगा कैग का रोल आया था उसमें। जब पैसा आता है ना, जैसे 2000 करोड़ वहां पहुंचा, तो कैग ऑब्वियस सी बात है राज्य सरकार के पास जाएगी। भाई राज्य सरकार से पूछेगी कि भैया कहाँ पैसा दिए हो, कौन सा प्रोजेक्ट लगाए। तो राज्यसभा कहेगी भैया हमने इनको दे दिया इस डिपार्टमेंट को। वो डिपार्टमेंट के पास पहुंचा जाएगा, वो डिपार्टमेंट से पूरी जानकारी ली जाएगी। उनने कहा हमने तो इनको प्रोजेक्ट में शामिल किया था, ये ठेकेदार थे, ये मिस्त्री थे, ये थे। बुलाया जाएगा, आओ भाई तुम लोग दिखाओ अपना कागज, कहाँ दिए। तो पता चला एक ने कहा हम तो एक साबुन खरीदे हैं 1000 रुपए में। उन्होंने कहा वाह बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे पैसा खर्च हुआ है, मतलब तुम्हारा एक तो साबुन 1000 रुपए का आ रहा है, बहुत सही। फिर पता किया जाएगा भैया खरीदा किससे है।
उनको बुलाया जाएगा, वो जो खरीदे, जिनसे खरीदा गया होगा, उनसे कहा जाएगा भैया का एक साबुन 1,000, कहकर नहीं मालिक घपला हुआ है, हम तो इनको 200 रुपए में दिए हैं, 800 रुपए तो खुद ही खा गए। तो पता चलता है कि अच्छा बेटा यहाँ से शुरू हुआ है घपला, नीचे से मतलब चालू हुआ है। तो ये जनरली जो चीजें होती है वो नीचे से समझ में आती हैं, नीचे लेवल से वो शुरू हो जाता है। तो ऊपर से नहीं पकड़ पाओगे, नीचे से पकड़ा जाता है, नीचे लेवल से। क्योंकि ऊपर वाला तो उनने तो सीधा कह दिया कि हमने तो 200 करोड़ इनको दे दिया है, अब आप पहचानते रहिए कि इनको दे। अब वो वहां पहुंचते हैं, फिर वहां से वो नीचे लेवल तक जाते हैं, और नीचे लेवल से पता करते हुए ऊपर तक पहुंचते हैं। हाँ मंत्री साहब, आप तो कह रहे थे 200 करोड़ पूरा यूज हो गया। और वो ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं इस तरह का, मंत्री साहब की हालत खराब। अरे साहब कुछ बन जाए तो बताइए। तो कैग जो है वो बहुत पावरफुल पद है, इसीलिए आपको बताया कि कैग के पर्सन को आप बहुमत, सामान्य बहुमत से नहीं हटा सकते, महाभियोग लाना पड़ेगा। इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कैग को हटाने की। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं इसमें जो आर्टिकल 148 है, तो आर्टिकल 148 जो कैग से रिलेटेड है वो कहता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद नियुक्ति। मतलब 148 में ये बताया गया है कि कैसे इनकी नियुक्ति होगी, इनके पद के बारे में बताया गया। तो इनके नियुक्ति वगैरह वो सब चीजें बताई गई हैं, और ये कैसे पद मुक्ति, कैसे इनको हटाया जाता है, ये दोनों चीजों की चर्चा 148 में, कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी और इनको हटाने की प्रोसेस क्या है, वही जो महाभियोग वगैरह की प्रोसेस है। तो ये सब चीजें हम लोग देखने को मिलता है हमें। 149 जो कैग है उसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में, फंक्शन क्या है इनके, कार्य क्या करती है, ये किस तरह से करती है। अरे कीटोमैट शैम्पू है, चलो ठीक है मानते हैं। अब तुम नहाने वाले एक मग्गा 2,000 में ले आओ, कितना महंगा है भाई। कदो नहीं, हम तो एक मग्गा 2,000 रुपए में लाए हैं। हम गए थे बाल्टी खरीदने, 3,000 में बाल्टी मिली, का सोने की बाल्टी से नहा रहे थे हैं? तो अब ये पॉइंट ये हुआ कि 149 में हम लोगों ने कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखा, ठीक है। 149 में, तो 148 में उसके पद और उसकी मुक्ति जो मतलब नियुक्ति है और कैसे वो हटता है, ये बात की गई है। और 149 में उसके फंक्शन के बारे में बात किया गया। 150 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल सा होता है। ये सलाह देने की बात होती है कि राष्ट्रपति की जो सलाह देते हैं उसके लिए, कि संघ और राज्य से रिलेटेड जो भी अकाउंट वगैरह है उसके बारे में जानकारी वगैरह देना, तो राष्ट्रपति को देने का ये काम करते हैं। 150 151 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 151 क्या होता है, इसमें ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिपोर्ट देते किसको हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि किसको रिपोर्ट देते हैं। जो इतना बड़ा पद है तो ये रिपोर्ट सबमिट किसको करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल पर्सन को तो करेंगे नहीं है, क्योंकि खुद ये बहुत बड़ी पोस्ट है। तो ये रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। तो कैग जो रिपोर्ट देता है वो प्रेसिडेंट को देता है, फिर प्रेसिडेंट उसको आगे जिस तरह से करना चाहे वो करते हैं। तो 151 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं आपको। तो भारत सरकार के अकाउंट का ऑडिट करके रिपोर्ट देना, भारत सरकार का जो भी ऑडिट करके रिपोर्ट देते हैं वो राष्ट्रपति को दिए हैं। लेकिन राज्य सरकार के अगर अकाउंट का ऑडिट किया तो रिपोर्ट राज्यपाल को जाएगा, फिर राज्यपाल उसको राष्ट्रपति को देंगे या राज्यपाल विधानमंडल में रखेंगे। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो ये जो रिपोर्ट देने की बात है वो 151 में है। देखिए समझिए हमारी बात। कैग का पद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, भारत सरकार अधिनियम, उसके तहत कैग का पद हमारे इसमें लाया गया था। कैग को कागजी शेर बोलते हैं, और कैग का मुख्य काम होता है भारत सरकार के पैसों का नियंत्रण करना, एक सिंगल लाइन में अगर हम कहें तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ चीजें देखते हैं जो हमें डिफाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, कितने आर्टिकल में बात हुई है कैग की, कितने आर्टिकल में बात हुई है कैग की? 148, 149, 150, 151। 149 में 148 में 148 में नियुक्ति, पद मुक्ति, उसको इलेक्ट करना, उसको हटाना। 149 में उसके फंक्शन, पावर, फंक्शन, पावर, ये सब।
150 में राष्ट्रपति को जो भी सलाह देनी होती है अकाउंट से रिलेटेड या ऑडिट से रिलेटेड, वो उसको सलाह देना। 151 कैग अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो सबमिट करने के लिए। जरा देखते हैं कैग की रिपोर्ट को, समझिए। कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट रिपोर्ट देता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष देता है लोक लेखा समिति को। देखिए बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कैग जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा वो कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट वो फिर दोनों सदनों के सामने रखते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा है, और एक्चुअल में वो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो फिर जो भी वो चीजें होती है उसको देखा जाता है, फिर लोकसभा इस चीज को पहुंचा देते हैं लोक लेखा समिति के पास। तो अल्टीमेटली जो कैग की रिपोर्ट है वो लोक लेखा समिति के पास पहुंचती है। तो पहले ये प्रेसिडेंट को पहुंचती है, फिर प्रेसिडेंट के बाद ये लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच जाता है, फिर उसके बाद ये लोक लेखा समिति को दे देते हैं। लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है जिसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता होता है। जो पार्टी पावर में होगी वो तो अलग है, उसकी तो सरकार चल रही है। जो पार्टी विपक्ष में बैठती है, जैसे कांग्रेस है तो विपक्ष में, उसका जो नेता होगा मेन, विपक्ष का जो नेता एक डिसाइड होता है, वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और इस लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो हैं वो लोकसभा से आते हैं और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो ये जो लोक लेखा समिति बनती है जिसको ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और दोनों को मिलाकर के टोटल 22 लोगों का ये होता है। अब इतनी ये बात होती है कि आखिर ये विपक्ष के नेता को क्यों सबमिट कर रहे हैं? इतना बड़ा पावरफुल पद है कैग का, और उसने एक ऐसा रिपोर्ट बनाया है और उस रिपोर्ट को जांच करेगा विपक्ष का नेता।
सोचने वाली बात है ना। ये इसलिए होता है कोई आरोप न लगा सके कि कैग गवर्नमेंट के अधीन होकर काम कर रही है, क्योंकि जो उसने रिपोर्ट बनाया होगा ऑडिट से रिलेटेड है ना, भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक पैसे का हिसाब है। तो हंगामा कौन करेगा? विपक्ष का नेता ना। लो तुम ही को रिपोर्ट दे रहे हैं, तुम ही चेक कर लो, ठीक है। जब सहमत हो जाना तो बताना, ठीक है। तो अब कैग इतना बड़ा पद है कि डायरेक्ट नहीं देगा भाई, कहाँ विपक्षी नेता, कहाँ कैग का पोस्ट है। अब कैग का अधिकारी लेके थोड़ी रिपोर्ट जाएगा, लो साहब, कैग बहुत बड़ा पद है। तो कैग जो अपना है वो अपने समकक्ष देता है, तो राष्ट्रपति को ही देगा, फिर राष्ट्रपति अपने हिसाब से फिर लोकसभा अध्यक्ष हो गया, क्योंकि संसद में तो चलता ही है, आप देख ही रहे हो, लोकसभा सदस्य बैठे रहते हैं, उठा के कुर्सी फेंक दी, उठा के किताब फेंक दिया, तो समझ जाते हैं ठीक है भैया लोकसभा अध्यक्ष समझ लेंगे, वो तो नहीं क्या सब चलता रहता उनका, तो वो सब अपना समझते रहेंगे। तो लोकसभा को पकड़ा देते हैं, जाओ भैया तुम समझो अपने सदस्यों को, जैसे निपटाना है निपटाओ। तो लोकसभा सदस्य अपना बुलाते हैं विपक्ष नेता को, जो लोग बैठे रहते हैं, रोज सामने ही होता है उनका, भैया आमने सामने रहते हैं, तो उनको बुलाते हैं कि लो भैया तुम भी चेक कर लो, बाद में ना कहना कि कैग ने ऐसा बना दिया, कैग ने वैसा कर दिया है। इसलिए विपक्ष का नेता जो लोक लेखा समिति होता है उसको ये रिपोर्ट पहुंचाई जाती है, चेक करता है। हाँ, अब इसको पढ़ ना पाएंगे वो लोग, तो इनको पढ़ने में मदद कैग करती है। अब वो जो रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्टवा जो बनाए हैं तो पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए कहा गया है कि लोक लेखा समिति का जो मित्र है और पथ प्रदर्शक है वो कौन है? कैग है। जब वो रिपोर्ट पहुंचेगी उनको समझ में ना आएगा कुछ, तो बुलाएंगे, भैया आओ बताओ जरा क्या हुआ है, समझाओ, तो फिर वो कैग उनको समझाती है कि इस तरह का रिपोर्ट है, ऐसे ऐसे। इसीलिए कहा गया है कि जो लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक है वो कौन है? कैग है वो। तो वही उनको सपोर्ट करती है उस चीज को पढ़ने के लिए। जनता के बटुए का संरक्षक कहलाता है, क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब देना होता है हर एक को। दूसरी बात समझिएगा, आपको हमने बता ही दिया कि कैग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। बलिया लैंग्वेज, बलिया का होता है? रिपोर्टवा का लिख रहे हो तुम? कौन सी भाषा लिख रहे हो? बलिया लैंग्वेज, रिपोर्टवा, एकदम पगला गए हो का? अच्छा रिपोर्टवा हम बोले क्या? हम नहीं बोले, अच्छा हम ही बोल दिए हैं। ओके चलो कोई बात नहीं, तो अब भाई थोड़ा बहुत तो बनास की लैंग्वेज तो आ ही जाएगी, ठीक है ना, तो अब वो सब तो होता ही है। ओके अब इतना तो समझ जाते हो, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा ना कि तुम लोग विदेश से आए हो। तो कैग की नियुक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका हो गया प्रेसिडेंट, इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, कार्यकाल अगर समझो कैग की, तो कैग का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। अधिकतम आयु 65 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो जाए। जो भी पहले हो जाए। तो कहने का मतलब जो कैग का कार्यकाल होता है वो 6 साल का रखा जाता है, उस 6 साल के उसमें या तो वो 6 साल हो गया हो उसका, और या तो 65 साल की आयु पूरी कर लिया हो, जो पहले हो जाएगा उसी के आधार पर उसको हटा दिया जाएगा। तो जो इसका कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, अगर 65 वर्ष पूरा हो गया तो फिर वो नहीं करेगा, वो हट जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये पद मुक्त हो गए हैं, कार्यकाल खत्म हो गया है, किसी सरकारी पद पे दोबारा नहीं जा सकते, ध्यान रखना है कैग के लिए, कैग के लिए रिस्ट्रिक्शन है, इनका कार्यकाल अगर खत्म हुआ तो दोबारा कोई पद नहीं ले पाएंगे। तो इनका जो एक्चुअल में कार्यकाल होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसका भी कार्यकाल लगभग ऐसे ही चलता है, तो उसी तरह से हो सकता है।
अवकाश प्राप्ति के बाद कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। अपना काम करो तुम, सरकारी पद नहीं लेगा, बाकी अपना तो जो भी व्यवसाय करना है वो कर सकते हो, गवर्नमेंट पद नहीं लेगा, तो कोई भी गवर्नमेंट पद नहीं ले सकता। कैग का नियंत्रण सेंट्रल एवं स्टेट दोनों स्तरों पर होता है। दोनों के अकाउंट की जांच करने की इसको वो रहती है, केंद्र के भी, भारत सरकार के भी और राज्य के भी, तो दोनों के लिए ये होता है। सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी रखना, ये मुख्य काम होता है कि जो भी सरकार के समस्त खर्चे हैं उस पर निगरानी रखने का कि ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ये भेजा कहाँ जा रहा है। क्या कि एकल सदस्य संस्था है और उसकी मदद के लिए फिर लोग होते हैं, एजेंट के रूप में अलग होते हैं। मेन पद कैग का एक ही होता है जो एक बड़ा अधिकारी होता है, बाकी उसकी मदद के लिए एजेंट लोग होते हैं, ठीक है, जो एजेंट के रूप में काम करते हैं। देखिए ये कैग के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको समझा दिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो हमारा बचता है वो केवल अब पीएम और कैबिनेट वाला बचता है। ये नोट किए हो आप लोग जो लिख रहे थे हम? हाँ, ये वाला नोट कर लेना जो अभी हम लिखे हैं। जैसे यहाँ तो हमने केवल आर्टिकल की बस बात की थी ना, यहाँ हमने केवल आर्टिकल बताया था बस, तो मेन बातें तो नीचे हैं जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आर्टिकल 148, 49, 50, 51 और सबसे जरूरी पॉइंट्स ये हैं जो हमने नीचे लिखे हैं जिसके क्वेश्चन बनते हैं कि कैग रिपोर्ट किसको देगा, तो आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद ये क्रम हो सकता है किस तरह से, या फिर अल्टीमेटली लास्ट फिर ये रिपोर्ट कहाँ पहुंचती है, तो लोक लेखा समिति के पास पहुंचती है, और फिर वो लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक कौन कहलाएगा, तो कैग कहलाएगा। छोटे छोटे पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जनता के बटवे का संरक्षक किसको कहा जाता है, तो कैग को कहा जाता है। ये समिति हम एक बार और पढ़ाएंगे आपको, अलग से एक टॉपिक लेंगे जिसमें मेन समिति जो है उसको हम डिस्कस करेंगे जब संसद वाले टॉपिक में पहुंचेंगे। नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। ध्यान रखना है कार्यकाल 6 साल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 65 साल जो भी पहले पूरी हो जाएगी उसको देखा जाएगा, ठीक है। और जो भी चीजें होती हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष सब चीज चलती हैं। अगर ये अवकाश ले लिया है तो उसके बाद ये पद धारण नहीं कर सकता, और ये दोनों लेवल पे काम कर सकता है, सेंटर और स्टेट दोनों के अकाउंटों की जांच के लिए जो जिम्मेदारी होती है परीक्षण की वो ये कर सकता है, एक एक पैसे का हिसाब रखना। और मेन काम तो वो जानते ही हो कि सरकार के जो समस्त खर्चे हैं उस पर निगरानी रखने का काम होता है इसका। तो इस तरह से हमने कैग वगैरह देख लिया। अब हमारा केवल एग्जीक्यूटिव में पीएम और कैबिनेट बचे हैं, इनका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कल हो जाए, नहीं तो 2 लेक्चर में आपको हम ये खत्म कर देंगे। अगर एक लेक्चर में नहीं हुआ पीएम वाला तो 2 लेक्चर लेंगे, खत्म हो जाएगा। ये चीजें हम लोग की अब जल्दी खत्म होंगी धीरे धीरे, क्योंकि सबसे बड़े टॉपिक अब यही है केवल, एक ये यूनियन गवर्नमेंट है और एक इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, 5वां 6वां पार्ट, फिर उसके बाद कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, वो सब चीजें हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ तो आ ही जाएगा ना भाई। तुम सारे पद तो पढ़ ही लोगे इसमें यूनियन में, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ लोगे, हाई कोर्ट भी पढ़ लोगे, फिर राज्य वाले में तुम सीएम के बारे में भी पढ़ लोगे, राज्यपाल के बारे में भी डिस्कशन हो जाएगा, उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कशन हो जाएगा, तो मेन तो सब डिस्कशन हो ही जाएगा 5 और 6 को मिलाकर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे, पीएम वाले के लिए देखेंगे।
ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ, शीट हम भेज देते हैं, ठीक है आपको। अब एक एक पेज भेजना ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो, हम कंबाइन करके भेज देंगे, क्योंकि अब एक एक पेज भेजना पड़ता है।